जो हमने जो लेक्चर हमने देखा था कॉमन क्लास में कि भाई हमने देखा था कि भाई कोई शिक्षण कौशल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो कुछ शिक्षण कौशल हमारे रह गए थे। आज उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कॉमन क्लास से सारे बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, नहीं वरना तो आज टीचिंग ऑफ एसएसटी की क्लास थी। ठीक है, तो उस दौरान हमने शिक्षण कौशलों की बात करी थी कि भाई जो एक अध्यापक के लिए जो शिक्षण कौशल हैं कितने इम्पोर्टेंट हैं, कि उनका ज्ञान होना एक अध्यापक के लिए कितना जरूरी है। तो अब एक बार हम थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से जो कौशलों के बारे में मतलब बताया था कि कौन कौन से कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं। जैसे पहले हमने बात करी थी प्रस्तावना कौशल की, जिसे हम इंट्रोडक्शन स्किल्स बोलते हैं। दूसरा जो हमने बात करी थी प्रश्नीकरण कौशल, यानी जिसे क्वेश्चनिंग स्किल्स हम कहते हैं। तीसरी जो हमने बात करी थी स्पष्टीकरण कौशल, यानी जिसे एक्सप्लेनेशन स्किल्स हम बोलते हैं। जो फोर्थ स्किल था वो था दृष्टांत कौशल, जिसे हम इलस्ट्रेशन स्किल्स बोलते हैं। ठीक है, और एक नेक्स्ट था जो उद्दीपन परिवर्तन कौशल, जिसे हम स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स बोलते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है पुनर्वलन कौशल, जिसे हम री इन्फोर्समेंट स्किल्स कहते हैं। ठीक है, और एक था श्यामपट्ट कौशल, ब्लैक बोर्ड स्किल्स। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 7 टीचिंग ऑफ जो स्किल्स थे, ये मतलब इम्पोर्टेंट्स माने गए थे। लेकिन 2 और भी हैं, जैसे खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल्स, और पाठ समापन कौशल। ठीक है, उस लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा कुछ कौशलों के बारे में देख लिया था। आज हम थोड़ा सा और 2-3 जो भी स्किल्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल की। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो इसमें जो अध्यापक होता है छात्रों का जो ध्यान कक्षा में लाने के लिए, यानी कि उनको अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए इस कौशल का प्रयोग वो कक्षा में करता है। ठीक है, पाठ में ध्यान लगाने के लिए छात्रों का वो अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाता है। और वो परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं, जैसे आप एक मैजिशियन का शो वगैरह देखने गए होंगे। ठीक है, तो वहां आपने नोट किया होगा कि जो मैजिशियन होता है वो जो ऑडियंस वगैरह होते हैं, जो दर्शक होते हैं, उनको अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करता है। ठीक उसी प्रकार एक अध्यापक क्या है, उसी के रोल के अकॉर्डिंग भाई छात्रों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो अपने व्यवहार में चेंज लाता है कक्षा में, पढ़ाने के दौरान जो भी विषय वो वस्तु पढ़ा रहा है। ठीक है, अब इस स्टिमुलस वेरिएशन स्किल्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसके घटक कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहले इसमें होता है शरीर संचालन, यानी कि टीचर का बॉडी मूवमेंट, वो किस तरह से कक्षा में खड़ा होता है। ठीक है, इसमें उसकी जो बॉडी मूवमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, यानी कि इन चीजों का उनको बहुत ज्यादा ध्यान टीचर को रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कक्षा में अध्यापक एंट्री करता है, अपने टॉपिक के विषय में इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ बताता है, तब वो क्या करता है कि जैसे कक्षा में थोड़ा सा वॉक करता है पढ़ाते वक्त। ठीक है, और उसे ये देखना है कि जितनी भी बड़ी क्लास है, जितने भी बच्चे हैं, उनका अध्यापक उन पर अच्छी तरह से मतलब उनको देख सके, कक्षा में वॉक करके या जैसे भी है, इस प्रकार वो करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो इसका कंपोनेंट्स होता है वो होता है उचित भाव मुद्रा, यानी कि जो चेहरे की जो बनावट होती है, मतलब चेहरे को कैसे रखना है, मतलब बच्चों के सामने हमें कैसे अपने जो चेहरे की वो रखना है। जैसे थोड़ा हंसना, जैसे कोई किसी टॉपिक पर आप बात कर रहे हो तो थोड़ा सा बच्चों को मतलब उनके जो इंटरेक्ट करने के लिए थोड़ी बहुत, जैसे भी कोई उदाहरण वगैरह एग्जाम्पल हम बच्चों के सामने पेश करते हैं तो थोड़ा हंस लें, जैसे कुछ इस तरह की। और दूसरा जो आपके आईज कांटेक्ट होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा ना, टीचर अगर किसी बच्चे से कोई जैसे कोई उसने सवाल पूछा और उसने उसका जवाब दिया, तो वो आंखों में इशारा करके बता सकता है कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। तो इस प्रकार की जो संकेत हैं वो इस कौशल के अंदर आते हैं। जैसे कोई बच्चा शरारत कर रहा है, उसका ध्यान क्लास में, कक्षा में नहीं है, तो उसकी तरफ गुस्से से भी बच्चा, टीचर देख सकता है। जैसे इस प्रकार के कौशल के अंदर ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। हाथों के संकेत आदि भी इसी शिक्षण कौशल के घटक हैं। फिर नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है इसका, कि भाई टीचर द्वारा जो उसकी वॉल्यूम है उसमें उतार चढ़ाव का प्रयोग करना। ठीक है। चेंज इन स्पीच पैटर्न। ठीक है। इसमें क्या करता है कि भाई जैसे अध्यापक जिस भी तरीके से पढ़ा रहा है, जिस भी मेथड तरीके से पढ़ा रहा है, उससे क्या है कि कक्षा में जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कोई विषय वगैरह पर एकदम नीरस वगैरह हो जाते हैं, मतलब उनका ध्यान हट जाता है, कि जो एकदम जैसे अध्यापक अपने विषय के प्रति बोले ही चले जा रहा है, लेकिन कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है कि भाई जो छात्र हैं उसकी बात को वो ठीक तरह से समझ भी रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो इस चीज की, इस तरीके को दूर करने के लिए, यानी कि इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए वो क्या करता है, अपने आवाज में उतार चढ़ाव करता है। ठीक है। इसलिए एक अध्यापक को कक्षा में अपने जो वॉल्यूम है उसमें क्या है, थोड़ा उतार चढ़ाव लाते रहना चाहिए। ठीक है। जो नेक्स्ट बात करते हैं वो है आपका भाव केंद्रीकरण, यानी कि फोकसिंग जिसे हम बोलते हैं, कि छात्र का ध्यान विशेष विषय वस्तु की तरफ लाने के लिए हमें क्या है, छात्रों की तरफ फोकस करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे बच्चों से हम कह सकते हैं कि भाई छात्रों बोर्ड की तरफ देखें, ये चीजें मैंने लिखी हैं, आप बोर्ड की तरफ इन्हें देख के अपनी कॉपी में नोट करें, या जैसे भी आप उनसे बोल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो इस स्किल्स में आता है वो है शिक्षक छात्रों की अंतःक्रिया, यानी कि चेंज इन इंटरेक्शन स्टाइल। इसमें क्या है कि अगर अध्यापक द्वारा इन चीजों का प्रयोग में नहीं लाया जाता, कि अगर अपनी, जैसे कि वो बिल्कुल ही एक ही पोजीशन में खड़े होकर पढ़ाता है, उसमें ना तो अपने जो वॉल्यूम में उतार चढ़ाव करता है, ना अपने जो बॉडी मूवमेंट का प्रयोग करता है, तो उससे क्या है, कक्षा नीरस हो जाती है। तो इस प्रकार की चीजों को और छात्रों की सक्रियता को बढ़ाने के लिए अध्यापक द्वारा इन स्किल्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फिर इसमें जो नेक्स्ट आता है कि जो अध्यापक द्वारा ऑडियो वीडियो एड्स वगैरह दिखाने होते हैं बच्चों को, उनके क्रम में वो परिवर्तन ला सकता है। जैसे मान लो हम अगर एक ही क्रम में बच्चों को दिखाएं कि भाई छात्रों को पता है कि पहले सर कोई वीडियो दिखाएंगे उसके बाद ऑडियो, तो हम इस क्रम में भी जैसे आप समझ सकते हैं चेंज कर सकते हैं कि पहले बच्चों को क्या है ऑडियो दिखा के फिर बाद में वीडियो वगैरह उसको दिखाएं। ठीक है। और शिक्षक के द्वारा उचित समय पर इसमें विराम का भी प्रयोग करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा गैप भी होना चाहिए। ऐसा ना है कि टीचर लगातार ही अपने शिक्षण कार्य को कर रहा है, यानी कि जैसे कि थोड़ी देर पढ़ाया तो थोड़ी देर उसमें टॉपिक के ऊपर उसको शांत रह के फिर आगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ना चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा कि भाई जो अध्यापक है उसके द्वारा क्या है कि जो अपनी जो उसकी गति है वो किस प्रकार से उसको पढ़ाना है, यानी कि किस लय गति से उसको पढ़ाना है, किस टाइप के उसके बच्चे हैं जिनको वो शिक्षण कार्य कर रहा है। ठीक है। और अपनी आवाज में विषमता लानी है, कभी धीमी कभी तेज, तो इस प्रकार का प्रयोग उसे करना है। और अध्यापक को जो स्वयं से जो क्रियाएं करनी है, जैसे बोर्ड पर लिखना, ठीक है, बच्चों से बोलना कि भाई कॉपी पे लिखो, अपने पे नोट कीजिए, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो अध्यापक द्वारा इस स्किल्स में की जाती है। इससे क्या है, छात्रों में क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। ठीक है। और जो उनका जो जो एक प्रकार हम कह सकते हैं जो छात्र होते हैं जो विषय वस्तु को इस तरीके से अच्छी तरह से सीख सकते हैं। ठीक है। और इससे क्या है, जो छात्रों को क्या है, उचित विषय वस्तु का ज्ञान होता है। ठीक है। ये हमने देखा, दृष्टांत देखा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल हमने देखा। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम जो कौशल की बात करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रीइंफोर्समेंट स्किल्स बोलते हैं, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, पुनर्वरण कौशल। ठीक है।
इसको हम कह सकते हैं, पुनर्वलन को कह सकते हैं पुन प्लस में बल प्रदान करना। ठीक है। शिक्षक क्या करता है इस कौशल में, जो छात्रों की जो भागीदारी को बढ़ाने के लिए उनको क्या करता है, पुनर्वलन देता है। ठीक है। एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, जो छात्रों का जो उत्साह है उसको बढ़ाने का कार्य अध्यापक के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर हम स्किनर के अनुसार देखें, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा स्किनर का, कि उन्होंने जो कहा है कि भाई पुनर्वलन वह स्थिति है जो छात्रों की प्रतिक्रिया में वृद्धि करती है। ठीक है। स्किनर का आपने सिद्धांत पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार उसने रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत दिया था शायद। तो तो कैसे एक किसी बच्चे को हम रीइंफोर्समेंट देकर यानी कि पुनर्वलन देकर क्या है कि उसकी क्षमता में और ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। ठीक है। अध्यापक का व्यवहार जिसमें छात्रों की विषय वस्तु में भाग लेने एवं प्रश्नों के सही उत्तर देने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पुनर्वलन कहते हैं। ठीक है। अब जो पुनर्वलन होता है, जो रीइंफोर्समेंट जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक है आपका धनात्मक पुनर्वलन, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और जो सेकंड है वो है आपका ऋणात्मक पुनर्वलन, जिसे हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा धीरे धीरे इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो धनात्मक पुनर्वलन होता है, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है, वो क्या होता है। देखो, जो पॉजिटिव से आप समझ गए होंगे, जो छात्रों ने कुछ अच्छा किया उसके लिए अध्यापक क्या करता है, बच्चे को क्या देता है, शाबाशी देता है, या उसको कोई पुरस्कार दे सकता है कि बच्चे ने जवाब अच्छा दिया तो उसको पेंसिल या पेन गिफ्ट के तौर पर दे सकता है, और उससे कह सकता है कि भाई आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है और इसे आगे करते रहें। ठीक है। अब ये जो धनात्मक यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये भी दो प्रकार का होता है। एक होता है शाब्दिक और दूसरा होता है अशाब्दिक। शाब्दिक की बात करें तो इसमें क्या है, अध्यापक द्वारा बच्चे को शाबाशी के तौर पर शाब्दिक रूप से बोला जाता है। जैसे बच्चे के सही जवाब देने पर उसे अध्यापक द्वारा कहना कि बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा कहा, प्रश्न का जवाब दिया है। तो ये सब चीजें आती हैं आपकी शाब्दिक पुनर्वलन में। ठीक है। और अशाब्दिक पुनर्वलन में क्या आता है, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ धनात्मक यानी कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की है। ठीक है। तो उसमें ये क्या करता है कि भाई सही उत्तर देने पर छात्र को देखकर, अशाब्दिक में बच्चे को देखकर मुस्कुराना कि भाई आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, ऐसा टीचर उसको उसकी तरफ मुस्कुराकर भी देख सकता है। जो छात्र होते हैं जिसने भी सही जवाब दिया है, उनको लगता है कि उन्होंने जो जवाब दिया है, अध्यापक के द्वारा जो उसके जो फेस से वो पता लगा लेता है कि उसने जवाब सही दिया है। ठीक है। बच्चे की पीठ थपथपाना, ठीक है, इस प्रकार की जो अशाब्दिक क्रिया वो करता है अध्यापक। फिर जो सेकंड हम बात करते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किल्स की, इसमें क्या है कि छात्रों के गलत व्यवहार को रोकने के लिए, यानी कि अगर छात्र द्वारा गलत जवाब दिया जा रहा है तो इस प्रकार के व्यवहार को रोकने के लिए अध्यापक उनको क्या करता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या शामिल हो सकते हैं, जैसे छात्रों को दंड देना यानी कि उसको पनिशमेंट करना, छात्रों के ऊपर गुस्सा करना। ठीक है। और जैसे कभी आपने देखा होगा कक्षा में जब भी हम पढ़ते थे, आप लोग जैसे हैं कि भाई अगर जैसे कोई हमसे कोई गलत जवाब निकल जाता था तो अध्यापक द्वारा क्या है कि भाई सिर पकड़ लेते थे कि भाई इसने तो पता नहीं क्या सा कौन सा मैंने क्या समझाया है और इसने क्या जवाब दिया है। तो इस प्रकार के जो ये रीइंफोर्समेंट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किल्स में ये सारी चीजें आती हैं। अब ये जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट स्किल्स है ये भी दो प्रकार का होता है, एक ये भी शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। ठीक है। शाब्दिक में क्या करता है कि छात्रों पर अध्यापक के द्वारा गुस्सा किया जाता है। ठीक है। शाब्दिक में यानी कि उनसे कुछ बोला जाता है कि भाई तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे गलत किया तुमने, तो इस प्रकार क्या है अध्यापक के द्वारा किया जाता है, ताकि क्या है छात्र
दोबारा से अनुचित अनुक्रिया न करें। ठीक है। और अशाब्दिक में क्या है, अध्यापक द्वारा क्या करता है कि भाई अध्यापक छात्रों को क्या कर सकता है कि भाई जैसे कि अपने आइज द्वारा उनको डरा सकता, आंखें दिखाना, गुस्से से उनकी तरफ देखना और किताबें में आदि मेज पर पटकना, इस प्रकार की चीजें आपने भी नोट करी होंगी एक अध्यापक के द्वारा। तो ये आता है जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अशाब्दिक। ठीक है। अब इस प्रकार के जो पुनर्वलन को हम कक्षा के दौरान यूज करते हैं, तो इसमें कुछ चीजों को, एक अध्यापक को कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे कौन कौन सी बातें हैं, जैसे कि भाई जो हम रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं बच्चों को, तो उचित मात्रा में ही दें। ऐसा ना हो कि हम छोटी छोटी बातों पर ही उनको रीइंफोर्समेंट दें, चाहे वो अच्छा काम करने के लिए क्यों ना हो, या कोई उन्होंने बच्चों ने कोई गलत अनुक्रिया करी है उसके लिए। तो मतलब हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि बच्चे को जो सही मात्रा में ही पुनर्वलन दिया जाए। ठीक है। और उचित समय पर हो। ऐसा नहीं है कि कक्षा में अध्यापक हर समय ही इस स्किल्स का प्रयोग करता रहे। ठीक है। और जैसे बच्चे द्वारा कोई आसान क्वेश्चन का जवाब अध्यापक द्वारा प्राप्त किया जाता, तो इस प्रकार पर भी जो पुनर्वलन है वो नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है। और सभी छात्रों के साथ एक समान, जैसे जिस प्रकार जिस छात्रों से जो सही जवाब दे रहे हैं उनके साथ सही प्रकार के, जिस प्रकार अन्य छात्रों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, उनमें मतलब कहने का यह है कि उनमें कोई हीन भावना ना आए कि भाई सर तो उस बच्चे के साथ तो ये चीजें मतलब कह रहे हैं और मेरे साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इस प्रकार की जो सोच है वो छात्रों में भी न आए। ठीक है। और हो सके तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की हमने बात करी है, यानी कि जो धनात्मक पुनर्वलन है उसका ही अधिक से अधिक प्रयोग हो, और वो भी निष्पक्षतापूर्ण। ठीक है। और छात्रों का जो सुझाव है उसे अध्यापक द्वारा मानना चाहिए, यानी कि छात्रों की जो सुझाव का भी अध्यापक के द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है। और जो हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात करी है उसका हमें कक्षा में कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये चीजें थी हमारी जो हमने रीइंफोर्समेंट स्किल्स की बात करी। नेक्स्ट स्किल की हम बात कर लेते हैं, वो है आपका श्यामपट्ट कौशल, यानी जिसे हम बोलते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल्स। देखिए, ब्लैक बोर्ड का हमारे प्राचीन हिंदू समाज में लगा लो या जैसे भी है, शिक्षा के दौरान इसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। शुरुआत से ही जो ब्लैक बोर्ड का यूज हम करते आ रहे हैं और आज भी इसका प्रयोग भरपूर हो रहा है। ये अलग बात है कि जो पहले हमारे ब्लैक बोर्ड्स वगैरह होते थे उनकी जगह आजकल स्मार्ट बोर्ड ने ले ली है। जो पहले ब्लैक बोर्ड पर चौक वगैरह यूज किए जाते थे, आज उनकी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स पेन्स ने ले ली है। आपने भी कई बच्चों ने देखा भी होगा जो OHP पे जो पढ़ाया जाता है या स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाया जाता है, वो स्मार्ट बोर्ड ही जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या है, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। ठीक है। लेकिन प्राचीन समय से जैसे ये परंपरा चलती आ रही है, जो ब्लैक बोर्ड्स हैं, आज सरकारी स्कूल्स वगैरह में तो इनका भरपूर प्रयोग होता ही है। तो इस चीज का भी शिक्षक को बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए कि भाई उसको शिक्षण के दौरान कक्षा में जो ब्लैक बोर्ड यूज करना है वो किस तरह से करना है। ठीक है। यह शिक्षक को उसके शिक्षण को, विषय वस्तु को पढ़ाने के दौरान काफी रोचकता प्रदान करता है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या इसके घटक हैं वो देख लेते हैं, कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि अध्यापक द्वारा जब ब्लैक बोर्ड का यूज किया जा रहा हो तो उसकी जो अक्षर की क्या है, सही बनावट होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी लिखाई है ब्लैक बोर्ड पर उसमें बिल्कुल ही स्पष्टता होनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ही, जैसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल ही साफ तरीके से होने चाहिए। ठीक है। और जो अक्षर हम ब्लैक बोर्ड पे बनाते हैं उनका जो गैप है वो सही उस अनुसार होना चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई कोई अक्षर में तो हमने गैप बहुत ज्यादा बना दिया और किसी अक्षर में गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना।
ठीक है। और जो ब्लैक बोर्ड पर हम जैसे शिक्षक द्वारा लिखा जाता है, वो उसका जो साइज है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे हेडिंग्स थोड़ा सा बड़ा हो और जो उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो अलग साइज के हों। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड पर सीधी लाइन में लिखना। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो वो एक लाइन कहीं से शुरू करता है और उसकी लाइन सीधी कहीं और चली जाती है लास्ट तक, जिसमें कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि उसको जो टीचर द्वारा बोला जाता है कि नोट करने के लिए, तो उसमें क्या है कि वो अपने जो वो नोट कर रहे हैं उसमें लिखने में वो उनको परेशानी आती है कि भाई ये लाइन कहाँ तक है। तो उसमें बिल्कुल ही स्पष्टता होनी चाहिए कि ये लाइन यहाँ पर खत्म, ठीक है। और हो सके तो ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि जिसे हम महत्वपूर्ण तत्व बोल सकते हैं, वो ही नोट कराना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम सारा कुछ ही ब्लैक बोर्ड पर ही लिख दें जिससे बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, ऐसा ना हो। सिर्फ हमें इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो ही ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट करने, ठीक है। और जो भी लिख रहे हैं वो एक सीक्वेंस वाइज ही ब्लैक बोर्ड पर हो। और थोड़ा सा इसको और इंटरेक्ट बनाने के लिए हम कलर्ड चाक वगैरह का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि जो श्यामपट्ट कौशल है, तो इस तरह से अध्यापक जब इस चीज का प्रयोग करता है, जब अध्यापक श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहा हो यानी ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा हो, तो इसे इस तरह से खड़ा होना है क्लास में कि उसका एक ध्यान ब्लैक बोर्ड पर और एक ध्यान उसका कक्षा पर होना है। इस पोजीशंस में खड़ा होना है। ऐसा ना हो कि अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है और बच्चे पीछे जो बैठे हैं उनका ध्यान ही नहीं है कि अध्यापक क्या पढ़ा रहा है। तो छात्रों को भी लगना चाहिए कि अध्यापक की जो नजर है वो उन पर भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि उसे इस तरह से पोजीशंस पर खड़ा होना चाहिए ताकि उसको सारी कक्षा दिखती रहे, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लैक बोर्ड स्किल्स। अब जो नेक्स्ट स्किल्स की हम बात कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं खोजपूर्ण प्रश्न कौशल यानी प्रॉबिंग क्वेश्चनिंग स्किल्स। इसमें क्या है, शिक्षक जब कक्षा में जाता है और पाठ के जो भी शिक्षण कार्य उसको कार्य करना है कक्षा में, और वो बच्चे को अधिक से अधिक समझा सके, यानी कि पाठ के विकास के लिए वो क्या करता है, क्वेश्चनिंग करता है, ठीक है। या यह देखने के लिए कि छात्र ने कितना सीखा है, जो विषय उसने पढ़ाया है छात्र ने कितना उसमें उसको समझ में आया। तो इस प्रकार से अध्यापक द्वारा इस क्वेश्चनिंग स्किल्स का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है स्किल्स में, जब छात्र उत्तर देने में समर्थ नहीं होता, यानी कि अध्यापक जब को लगता है कि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो वह इस स्किल के द्वारा बच्चे से ही क्वेश्चन निकलवाने की कोशिश, मतलब उसका आंसर निकलवाने की ही कोशिश करता है, ठीक है। और इसके लिए क्या है, वो जो कुछ खोजपूर्ण प्रश्नों की सहायता लेता है। इस स्किल की जो विशेषता है तो वो यह है कि जो छात्र होते हैं वो उत्तरों के आधार पर ही अपने खोजपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि छात्र को जो समझाना है उसी से रिलेटेड ही क्या है क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, उसी से एग्जाम्पल से रिलेटेड जैसे जो भी है, ठीक है। सही तरह कौशल से समस्या के विभिन्न पहलुओं को गहराई तक पहुंचने में सहायता मिलती है। इससे क्या है कि जो विषय वस्तु है वहां उसकी गहराई तक पहुंचने में इस स्किल्स के द्वारा हमें अध्यापक की मदद मिलती है, ठीक है। इसमें छात्र क्या होता है, जैसे छात्र द्वारा गलत उत्तर दे दिया जाता है तो अध्यापक द्वारा उसे क्या है एक हिंट दिया जाता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि जिस विषय वस्तु को अध्यापक द्वारा समझाया जाना है और उससे प्रश्न करता है छात्रों से, अगर वो समझ में नहीं आता है तो छात्र से अध्यापक उसी से रिलेटेड कोई अन्य जो उससे लिंक रखता हो क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है।
और छात्र को स्वयं आगे आते हुए उनको प्रोत्साहित करता है कि वह खुद से इस चीज का आंसर दें। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल से इस स्किल्स के देख लेते हैं कि वो किस प्रकार से, जैसे एक अध्यापक है, अब वो बच्चे से पूछता है कि भाई ये बताइए कि जो पृथ्वी का जो आकार है वो कैसा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करी कि भाई जो छोटे बच्चों से, जो छोटी क्लास में होते हैं, उनसे पूछा गया अध्यापक के द्वारा कि भाई ये अच्छा ये बताओ जो पृथ्वी का जो आकार है वो किस प्रकार का है। ठीक है, अब छात्रों ने क्या कहा कि सर, इस उसका जवाब जो छात्रों ने दिया, उन्होंने कहा सर वो वर्गाकार होता है। यानी अध्यापक को लगा कि भाई जो छात्र हैं इसका गलत आंसर दिया है। अब अध्यापक उन्हीं छात्रों से प्रश्न का सही जवाब निकलवाने के लिए एक अनदर प्रश्न करता है, यानी कि एक अनदर क्वेश्चन उनसे करता है। जैसे मतलब उससे थोड़ा सा आसान करता है। जैसे वो बच्चों से पूछता है कि अच्छा बताओ, आपके पास बॉल है, यानी जो खेलने वाली बॉल होती है कि हाँ जी सर, बच्चों का जवाब ही आता है। तो अध्यापक उनसे पूछता अच्छा बताओ उसका मतलब किस शेप की है। तो अध्यापक द्वारा जब ये पूछा जाता तो छात्र को तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ, और जवाब देता है सर वो राउंड है। ठीक है, तो अध्यापक उनसे कहता है जैसे आपकी बॉल जो राउंड है, उसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी का आकार भी लगभग राउंड ही है। ठीक है, तो अध्यापक ने क्या किया, पहले शुरुआत करी प्रश्न से। जब अध्यापक को लगा कि भाई इस छात्र ने या इस प्रश्न का जवाब गलत दिया है, तो वह उसी से रिलेटेड कोई जो हमारे रूटीन जो जिंदगी की जो एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उससे पुटअप किया, छात्र से पूछा कि भाई इसका जवाब इस तरीके से निकल सकता है। ठीक है, अब इसमें इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो जरा देख लेते हैं। इसमें क्या है, अध्यापक द्वारा छात्रों को हिंट्स दिया जाता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि भाई हमने छात्रों से कि भाई पृथ्वी का जो शेप है उसके बारे में पता करने के लिए जब छात्र द्वारा उसका आंसर नहीं दिया गया, तो उसी से रिलेटेड एक हिंट वाला क्वेश्चन अध्यापक ने छात्रों से पूछा। ठीक है, और उसी के आधार पर, जैसे मान लो हमने क्वेश्चन पुटअप किया, तो उसी के आधार पर हम क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो आज अध्यापक ने क्या बताया, उनको पृथ्वी के बारे में बताया कि भाई किस तरीके की है, भाई राउंड तरह की है। अच्छा पृथ्वी पे बताओ कि महासागर कितने हैं। ठीक है, महासागर की जानकारी होने के बाद बोले कि कितनी नदियां हैं। तो इस तरह से थोड़े थोड़े आगे हम उसके जो नॉलेज है उसको आगे की तरफ गेन कर सकते हैं छात्रों को। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, जो प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल्स हैं, ये यहाँ पर इस प्रकार का होता है। जो लास्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट है स्किल्स है, वो एक अध्यापक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। कहते हैं कि भाई कोई कार्य करते हैं हम, उसके बाद उसका अगर समापन अच्छा ना हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, जो लास्ट स्किल्स की हम जो बात कर रहे हैं, जिसे हम स्किल्स ऑफ क्लोजर बोलते हैं, जिसे हम पाठ समापन कौशल बोलते हैं। जब अध्यापक द्वारा इंट्रोडक्शन स्किल्स का यूज कर लिया, प्रॉबिंग क्वेश्चंस का कर लिया, इलस्ट्रेशन, स्टिमुलेशन, मतलब जितनी भी स्किल्स हैं उनका प्रयोग कर लिया, उसके बाद लास्ट में जब हमें विषय वस्तु खत्म करनी है तब हम इस स्किल्स का प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि भाई अंत भला तो सब भला। अगर हम अपने विषय वस्तु के जो भी हमने पढ़ाया है उसका समापन उचित ढंग से नहीं करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, जैसे पार्ट का इंट्रोडक्शन इंपोर्टेंस होता है, ऐसे ही पार्ट का क्लोजर यानी कि पार्ट का समापन भी उतना ही इंपोर्टेंस माना जाता है। ठीक है, उचित निष्कर्ष निकाले बिना जो शिक्षण हमने पढ़ाया, जो विषय वस्तु हमने पढ़ाया है, वो संपूर्ण नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो पाठ समापन कौशल में हमें कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अध्यापक द्वारा लास्ट में एक जो विषय वस्तु हमने पढ़ाई है उससे रिलेटेड जो
सार है, जैसे हम बोल सकते हैं उसकी समरी है, वो छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो विषय वस्तु छात्रों को शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई, उसका जो निचोड़ होता है, जिसे हम समरी बोलते हैं, वो लास्ट में हम छात्रों के सामने रखते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि अच्छा बच्चों बताओ आज हमने क्या पढ़ा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि भाई अध्यापक ने आज बॉडी पार्ट्स टीचर ने पढ़ाया बच्चों को, तो वो कह सकता है कि अच्छा बच्चों हमने आज ये जाना। तो इस तरह से हम शुरुआत कर सकते हैं कि भाई जो टॉपिक हमने पढ़ाया है उसको एक छोटा सा निचोड़ यानी उसकी समरी लास्ट में हम बच्चों के सामने रख सकते हैं, ताकि जो बच्चा ने पूरी कक्षा के दौरान पढ़ा है उस अंत में लास्ट में जाके उसको वो पॉइंट्स अच्छी तरह समझ में आ जाएं। ठीक है, पाठ समापन से एक अध्यापक के लिए क्या फायदा होता है? एक अध्यापक को पता चल जाता है कि इससे कि जो छात्र हैं उन्होंने कितना सीखा। लास्ट में वो उनसे प्रश्न वगैरह करके भी उनसे ले सकता है, उनका फीडबैक ले सकता है कि भाई उन्होंने छात्रों को कितना समझ में आया नहीं। ठीक है, इससे क्या है कि जो छात्रों में क्या है, जो उनकी सीखने की जो क्षमता है उसका भी काफी विकास होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने जो स्किल्स के बारे में बात करी है, वो एक अध्यापक के लिए, जैसे आप अध्यापक बनने जा रहे हैं तो इन स्किल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है इन स्किल्स के बारे में। अगर कोई बच्चा कुछ अपने व्यूज रखना चाहता है कि इस तरह के सर होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो